वालेकुम फ्रेंड्स, हम फार्माकोलॉजी की सीरीज़ के अंदर जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं ये कोलिनो सेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स है। ये मैं आप लोगों को बिग कैटन से पढ़ा रही हूँ। जो मिनी कैटन है उसका जो बिग वर्जन है, और आप लोगों ने ये बिग से लाजमी प्रेफर करना है अगर आप लोग मार्क्स गेन करना चाहते हैं, गुड मार्क्स गेन करना चाहते हैं प्रोफ में। उसके अलावा हमारे जो 2023 का जो पेपर था जो 29 दिसंबर को था, उसके अंदर बिग से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई हैं जो मिनी में मेंशन नहीं थी। वो भी मैं आप लोगों को इन सीरीज़ के एंड पे मेंशन कर दूंगी। साथ आप लोगों ने ये भी देखना है कि आप लोगों ने इसको जब भी इन चैप्टर को याद तैयार करना है, आप लोगों ने तो बिग से ही तैयार करना है। बाद में आप मिनी को रेफ़र कर सकते हैं। मैं वो मिनी पे इन सीरीज़ को बिग से कंप्लीट करने के बाद मिनी पे चीज़ें बता दूंगी, बट आपने पहले इनको फॉलो अप करना है। तो आप अब इस चैप्टर को जब भी मैं स्टार्ट करूँगी फार्माकोलॉजी में किसी भी सीरीज़ को, तो मैं सबसे पहले उसकी क्लासिफिकेशन बताऊँगी। अगर वो मिनी से करवा रही हूँ तो भी बता दूँगी, और अगर बिग से करवा रही हूँ तो भी, ताकि आप लोगों की ये जो कन्फ्यूजन है ये क्लियर हो जाए। तो इसके अंदर आप लोगों ने देखना है कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या है कि हमारे पास जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, इनमें हमारे पास क्लासिफिकेशन में आता है कि हमारे पास 3 तरह की क्लासिफिकेशन है। नेचुरल कलर्ड से सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक आ जाते हैं हमारे पास। नेचुरल में हमारे पास एट्रोपिन है और हमारे पास हायोसिन है, और सेमी सिंथेटिक में हमारे पास एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट है, होमेट्रोपिन है, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। मतलब एट्रोपिन के साथ उसका मैंने कोई भी डेरिवेटिव लगा दिया, मेथोनाइट्रेट है, होमेट्रोपिन लगा दिया है, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम और ट्राइट्रोपियम लगा दिए। फिर उसमें मेरे पास आते हैं सिंथेटिक, जो प्रॉपर्ली इनके यूजेस भी हैं। अगर आप लोगों को आए ना कि यूज़ के हिसाब से मैंशन करना है, तो आप लोगों ने ये जो जिनको मैंने ये जो एंटी पार्किंसनिज्म वाला है, इन पर मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। एक ये वाला आप लोगों ने यूज़ करना है, तब लिखना है, और एक आप लोगों ने ये वाला लिखना है, एक आप लोगों ने वेजिकुलो सेलेक्टिव वाला लिखना है, और एक आप लोगों ने सिंथेटिक वाला लिखना है। ये 4 स्टार मार्क वाले लिखने हैं। इसमें एंटी पार्किंसनिज्म वाले में आएंगे ट्राईहेक्सिफेनिडाइल है, इसके लिए निमोनिक है, जो यूएसएमली से भी साथ साथ आपको रेफ़र करवाऊंगी निमोनिक्स, ताकि ये याद रहे। फार्मा में निमोनिक्स मैटर करते हैं, हेल इंपॉर्टेंट है निमोनिक्स, ठीक है। तो आप लोगों ने देखना है कि एंटी पार्किंसन में हमारे पास पार्क द बेंज होगा, पी से प्रोसाइक्लिडीन होगा, टी से ट्राईहेक्सिफेनिडाइल होगा, और बेंज से 2 बनते हैं, बेंजट्रोपिन भी बनती है, बाइपेरिडीन भी बनती है। ये 4 ड्रग्स हैं और चारों ही पूछी जाती हैं। आप लोगों ने 1 या 2 तैयार नहीं करनी। फिर एंटी स्पेस्मोडिक्स हैं, जो जीआईटी के अंदर दे रहे हैं स्पेजम्स को रिलीफ करने के लिए, कंट्रैक्शंस को रिड्यूस करने के लिए। उनमें कॉर्टनरी कंपाउंड्स भी और टर्शियरी कंपाउंड्स भी। जो कॉर्टनरी कंपाउंड्स में प्रोपेंथिलीन है, पाइपेंजोलेट, मिथाइल ब्रोमाइड है, आइसोप्रोपामाइड है, ग्लाइकोपाइरोलेट। इसमें जो ग्लाइकोपाइरोलेट है ना, ये वाली जो जी वाली है, इसको आप लोगों ने 2 इसके यूजेस हैं जो एमएलई की बुक में भी लिखे हैं, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम इस ड्रग को आईवी देंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, हम सिक्रेशंस ऑफ जो रेस्पिरेटरी जो सिक्रेशन है उनको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इस ड्रग को ओरली दे रहे हैं तो जाहिर बात है कि स्टमक में जाएगी, और अगर ये स्टमक में जाएगी, ग्लाइकोपाइरोलेट की बात कर रही हूँ, अगर ये स्टमक में जाएगी, वहाँ जाके ये क्या करेगी, ये कंट्रैक्शंस को रिड्यूस करेगी। वहाँ पे जीआईटी में कंट्रैक्शंस हैं। और अगर ये देखें यहाँ पे लिखा भी है एमएलई की बुक से ग्लाइकोपाइरोलेट के बारे में, ये देखें यहाँ पर ग्लाइकोपाइरोलेट और लिखा है कि इसकी जीआईटी और रेस्पिरेटरी दोनों यूजेस हैं। और अगर जीआईटी यूजेस आएंगे तो आप लोगों ने बताना है कि ये पारेंटल दे रहे हैं प्री ऑपरेटिवली जो एयरवे सिक्रेशन उनको रिड्यूस करने के लिए, ओरल में पेप्टिक अल्सर की डिजीज़ में दे रहे हैं। ये हो गया ग्लाइकोपाइरोलेट के। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड टर्शरी भी हैं, जिनमें ये अगर टर्शरी के नाम याद है तो इसमें से पायरेंसिपिन याद कर लें आप लोग, डेट्स इनफ हो जाएगा। पायरेंसिपिन हम देते भी टैलेंसिपिन के साथ। जीआईटी के अंदर अगर कंट्रैक्शंस हैं, पैरासिम्पथेटिक कंट्रैक्शन कोज कराता है, तो थ्रू आउट कंट्रैक्शंस को जैसे अब हमारे पास हो रही हैं तो उनको रिड्यूस करने के लिए तो उनमें दे सकते हैं। मतलब डायरिया को प्रिवेंट करने में, डायरिया कंट्रैक्शंस मतलब पेरिस्टोलिसिस की इंक्रीज मूवमेंट की वजह से हो रहा है ना, तो उसमें देंगे। वेजिको सिलेक्टिव वेजिको मतलब ब्लैडर के लिए जो स्पेसिफिक है उनके लिए आपने याद रखना है मेक द ब्लैडर सॉफ्ट। इसमें अपने सोलिफिनासिन याद रखना है, और से ऑक्सीबिटाइनिन याद रखना है। मैंने लिखी भी हुई है यहाँ पर, ये देखें ऑक्सीबिटाइनिन लिखी हुई है, बट सोलिफिनासिन आप लोगों ने इस चैप्टर में यहाँ पे मेंशन होगी। उसके अलावा डारिफिनासिन, सोलिफिनासिन और टोल्टेरोडीन ये याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो लास्ट पे लिखा हुआ है, ये है
ये है मिड्रियाटिक, और मिड्रियाटिक के लिए हमारे पास 4 ड्रग्स हैं जो टेबल ही बना हुआ है यहाँ पर। आप लोग देखें कि हमारे पास ऑप्थेमोलॉजी में दे रहे हैं। वैसे तो ये नॉर्मली इन ड्रग्स को नहीं देना, तब देना है जब हमारे पास साइक्लोपीजिया के साथ मिड्रियासिस दोनों रिक्वायर्ड हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर मेंशन करने के लिए। इसमें हम देंगे एट्रोपिन, देंगे स्कोपोलामीन देंगे, और आप लोगों ने इसके ड्यूरेशन ऑफ जो एक्शन के कितना ड्यूरेशन है उसमें याद रखने के ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट, इन दोनों में से ज़्यादा अच्छी कौन सी है? साइक्लोपेंटोलेट है। ट्रोपिकामाइड है, क्योंकि ट्रोपिकामाइड 60 मिनट तक इफेक्टिव है। तो मतलब हमें अगर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चाहिए, हमने सिंपल उस बंदे की फंडोस्कोपी करनी है, और हमारे पास नॉर्मली अगर अल्फा 1 जो एगोनिस्ट है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मली मिड्रियासिस कोज करती है, तो वो अवेलेबल नहीं है, तब हम इनके ऊपर आएंगे, क्योंकि ये भी मिड्रियासिस कोज कराती हैं, बट ये साइक्लोपेजिया भी कोज करवाती हैं। तो आप लोगों ने इसको सिचुएशन को ध्यान में रखना है। ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन, जिसमें सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक और एंटीस्पेस्मोडिक्स। और स्पेस्मोडिक्स में मैंने पार्किंसन की डिजीज़ वाले बताए आप लोगों को, मैंने आपको कॉटनरी और टर्शी में बताया, फिर कॉटनरी के अंदर मैंने ग्लाइकोपायरोलेट का यूज़ बताया आईवी और ओरली, और मैंने आपको बताया है पैरेंजेपिन का, वेजिको सेलेक्टिव का बताया है, मेक द ब्लैडर सॉफ्ट इसका निमोनिक है, इसका पार्क द मेंस निमोनिक है। और फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। इसको साइट से भी तैयार कर सकते हैं। सी से साइक्लोपेंटोलेट आ जाएगी, साइट मतलब नज़ारा, तो साइक्लोपेंटोलेट आ जाएगी, और टी से ट्रोपिकामाइड आ जाएगी। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से जो स्टार्टिंग से पढ़ने वाला कुछ नहीं है, बस ये लिखा हुआ है कि हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं, एक एट्रोपिन है। बेसिकली जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वो सारा ये है कि जितने भी एंटीकोलिनर्जिक है ना, वो ट्रोपिक एसिड के साथ ना कोई भी हमारे पास कंपाउंड जुड़ा होगा जिसमें अल्कलॉइड ईस्टर्स हैं, मतलब बेस है, बेस और जो ईस्टर के साथ एसोसिएटेड होगी ना, वो होगी कोई भी एंटीकोलिनर्जिक। और वो बता दिए शुरू में कौन कौन से हैं, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं कि हमारे पास एट्रोपिन और हायोसिन है। देन हमारे पास आ जाएं बच्चों एब्जॉर्प्शन में, ये जितने भी फार्माकोलॉजी सब में देखना है कि अगर CNS क्रॉस करवाना है तो वो टर्शी होना चाहिए, कॉर्डिनरी होगा वो CNS को क्रॉस नहीं करवाता। इस पैराग्राफ में बस ये मेंशन है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, CNS वाली बातें ही आ जाती हैं सारी। और जो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन है आप लोगों ने देख लेना है कि एट्रोपिन की 2 डोज जो है ना फेजेस में होती है। 2 फेज लिखा हुआ है, एक हाफ लाइफ उसके हिसाब से वेरी करेगी। जो हमारे पास रैपिड एलिमिनेशन का जो हाफ लाइफ है वो मतलब कितने में एलिमिनेट हो रही है, वो 2 आवर्स के अंदर एलिमिनेट हो रही है। और अगर हमारे पास लो फेज़ है उसकी एलिमिनेशन अगर करवानी है तो वो 13 आवर्स तक है। ये इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, बट अगर कभी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइन को रेफ़र करना है तब आप ये कर सकते हैं। उसके बाद फार्माकोडायनामिक्स पर आएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जो एट्रोपिन है और जितने भी कंपाउंड है ये सारे रिवर्सिबल सरमाउंटेबल ब्लॉकेट कॉज करते हैं, कोई भी इरिवर्सिबल ब्लॉकेट नहीं करती। कौन से रिसेप्टर्स की ब्लॉकेज करते हैं? ये कोलिनो मस्करीनिक रिसेप्टर्स की, कोलिनोमाइमेटिक जो रिसेप्टर है मस्करीनिक उनको ब्लॉक करते हैं। और जो निकोटिनिक रिसेप्टर है उनको, उनकी ब्लॉकेज के लिए हमारे पास जो है ना ये एट्रोपिन नहीं है, क्योंकि एट्रोपिन जो सिलेक्टिव है वो मस्करीन में भी वो स्पेसिफिक नहीं है, वो M1 M2 M3 किसी को भी ब्लॉक कर सकती है। जो हमारे पास है ना इस पैराग्राफ में ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि एट्रोपिन जो है ना वो हमारे पास M1 to M5 ब्लॉक करती है, और ये स्पेसिफिक नहीं कि वो किसको ब्लॉक करती है। और यहाँ पर ये जो 3 है ये जो कंपाउंड्स मेंशन किए हुए हैं ये बताया हुआ उन्होंने कि एस्थमा के पेशेंट को हम टायोट्रोपियम दे सकते हैं, वो आगे यूजेस करते हैं तो ये एंड पे क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद आपने ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स में देखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में CNS में क्या इफेक्ट है, कि CNS में आप लोगों ने याद रखना है कि पार्किंसन ट्रेमर्स में ये हम लोगों ने एंटीकोलिनर्जिक देने, चूँकि ये एसिटाइलकोलिन के लेवल को लो करते हैं। पार्किंसन में ना ट्रेमर्स आ रहे होते हैं, उन ट्रेमर्स की वजह क्या होती है कि एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होती है। एसिटाइलकोलिन को कम करना है, हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे और उनमें भी पाक द बैंस होगी। फिर आइज़ के लिए हम लोगों ने कौन सी ड्रग देनी है? आइज़ के लिए याद रखना है कि 3 इफेक्ट होगा एंटीकोलिनर्जिक का। एक तो वो साइक्लोपेजिया कोज कराएंगे, साइक्लोपेजिया मतलब पैरालिसिस हो जाएगी, जो सिलियरिस मसल होगा ना उसकी पैरालिसिस से क्या हो जाएगा, काफ़ी देर तक हमारे पास जो है ना एंटीरियर चैम्बर वो ओपन रहेगा। सिलियरिस की कंट्रैक्शन होगी तो एंटीरियर चैम्बर का जो एरिया होगा वो वाइडन हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये बताना है। दूसरा आप लोगों ने बताना है कि ये मिड्रियासिस भी कोज कराते हैं। तीसरा आप लोगों ने बताना है कि ये लैक्रिमल जो सिक्रेशन है ना उनको भी प्रिवेंट करता है, चूँकि लैक्रिमल सिक्रेशन पैरासिम्पैथेटिक का काम है। ये भी आप लोगों ने बातें ध्यान रखनी है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब भी आप लोगों ने एट्रोपिन या इससे रिलेटेड कंपाउंड देना है तो उस बंदे को ग्लाइकोमा ना हो। ग्लाइकोमा की कंट्रा इंडिकेशन है, यहाँ लिख भी रही हूँ कि कंट्रा इंडिकेशन है ग्लाइकोमा में, ठीक हो गया।
ये बात हो गई। फिर उसके बाद सीवीएस में आ जाओ, तो सीवीएस में आप लोगों ने याद रखना है कि एट्रोपिन है तो एंटी कोलिनर्जिक है, तो कोलिनर्जिक क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है। ये बातें याद रखनी है, ये तो फिंगर टिप्स में होनी चाहिए कि कोलिनर्जिक ब्रेडिकार्डिया कॉज करा है, तो एट्रोपिन टैकीकार्डिया कॉज कराता है। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम मॉडरेट टू हाई डोज दे रहे हैं, जो मैंने लेबल भी किया हुआ है, ऐसे मैंने सर्कल किया हुआ है, तो टैकीकार्डिया अगर हम स्मॉल डोजेज दे रहे हैं तो ब्रेडिकार्डिया के टीचर्स पूछ सकते हैं, टीचर पूछते हैं नॉर्मली कि क्यों एट्रोपिन लो डोज में देने से हमारे पास हो रहा है ब्रेडी क्यों हो रहा है। तो उसकी रीज़न ये है कि एट्रोपिन से होना तो टैकी चाहिए था, क्योंकि ये M1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। M1 और M2 रिसेप्टर्स अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि कौन कौन से ऑटो रिसेप्टर्स हैं। M1 रिसेप्टर और M2 रिसेप्टर जो है ना बेसिकली ऑटो रिसेप्टर्स हैं। ऑटो रिसेप्टर मींस आप लोगों को पहले भी मैंने कॉन्सेप्ट दिया है एक वीडियो के अंदर कि ऑटो रिसेप्टर प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन है ना उसके नर्व टर्मिनल में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज़ हो रहा होगा उसके रिलीज़ को ये क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। अगर वो ज़्यादा रिलीज़ होगा उसको प्रिवेंट करेंगे नॉर्मली एसिटाइलकोलिन के, और जो हमारे पास होता है ना एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक दोनों में कंट्रोल करते हैं। तो अगर M1 ब्लॉक हो जाएगा तो एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हार्ट में शुरू में क्या हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये ग्राफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्राफ में कुछ नहीं लिखा हुआ और ये आता भी नहीं है, ये भी बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फजूल बातें हैं सारी। यहाँ पे दूसरी बात आप लोगों को इस पूरी जो कहानी है उसके अंदर ये पता होनी चाहिए कि जो पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन होती है ना वो वेजो डायलेशन कोज कराती है, तो जो एट्रोपिन होगी वेजो कंस्ट्रिक्शन कोज कराएगी, जिसकी वजह से हम एक नाम देते हैं एट्रोपिन फीवर। राइटिंग पे नहीं जाना, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखना है। एट्रोपिन फीवर, तो एट्रोपिन फीवर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि जो सिंपथेटिक कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल होते हैं ना उनके ऊपर एट्रोपिन जाके एक्ट करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे पास कोलिनर्जिक जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनकी इनर्वेशन मस्क्रीन से नहीं हो रही, उनकी सिंपथेटिक जो है ना एड्रेनर्जिक फाइबर्स वो इनर्वेट करें, बट उनके साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है। तो ये एसिटाइलकोलिन को जहाँ पे रिसेप्टर ब्लॉक करेंगे तो उसकी वजह से जो स्वेट है उसकी रेगुलेशन नहीं होगी और हमारे पास क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे पास स्वेटिंग प्रिवेंट होगी और एट्रोपिन फीवर होगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने रेस्पिरेटरी में बताना है कि सिक्रेशंस रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसकी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगी। कैसे कि पैरासिम्पथेटिक सिक्रेशन ज़्यादा कराता है, सिक्रेशंस कम करेगा। और रेस्पिरेशन में M3 रिसेप्टर्स होते हैं मेनली, यहाँ पे M2 भी लिखा है बट आप लोगों ने याद रखना है M3 रिसेप्टर्स होते हैं। और उनको प्रिवेंट करने के लिए सिक्रेशंस को ग्लाइकोपाइरोलेट देते हैं, और जो GIT ट्रैक्ट है उसके अंदर सिक्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए, कंट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग ड्रग देते हैं। उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है टेलेंसिपिन और पैरेंसिपिन है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि हमारे पास जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसके अंदर देखना है कि प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया अगर किसी बंदे को तो उसमें यूरिन की वाइडिंग होगी, स्लोली जो है ना ड्रॉप्स की फॉर्म में उसका यूरिन वाइड आउट होगा। तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है कि हम क्या करें कि हम अल्फा-1 एंटागनिस्ट दे दें। ये जैसे ये हमारे पास है, ये ब्लैडर है, ये इसकी बेस है, तो अल्फा-1 एंटागनिस्ट दे दें तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अल्फा-1 रिसेप्टर प्रेजेंट है। अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा तो मैं ये ब्लैडर का स्ट्रक्चर यहाँ पे करके बता देती हूँ कि ये ब्लैडर है। तो यहाँ पर जो ये ट्राइगोन है ना इसकी बेस पे अल्फा-1 रिसेप्टर ब्लॉक कर देना है अगर BPH को ट्रीट करना है, या फिर हम लोगों ने ऐसा रिसेप्टर देना है जाके M3 रिसेप्टर्स हैं स्मूथ मसल्स के बजाय M3 की क्या करवा रहा हो, नॉर्मली M3 की कंट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से यूरिन वाइड आउट होता है। तो M3 की कंट्रैक्शन को हमने करना है, इनहिबिट करना है, ताकि ये जो है ना ये रिलैक्स रहे। ऐसे करके रिलैक्स रहेगा तो यूरिन वाइड आउट नहीं होगा। तो BPH के पेशेंट को ये जो है ना ये सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। तो M3 इनहिबिटर भी देना है, अल्फा-1 ब्लॉकर भी देना है। M3 इनहिबिटर हम कौन सा दे सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया मेक द ब्लैडर सॉफ्ट से आप लोगों ने निमोनिक तैयार रखना है जिसमें डारिफिनासिन आ जाता है। यहाँ पे मेंशन भी है कि हमारे पास डारिफिनासिन है, सोलिफिनासिन है, ऑक्सीबिटाइनन है और टोल्टेरोडीन है। बस आप लोग वो तीन चार ही याद रख लें तो ये इनफ होगा। और याद रखें कि ब्लैडर पे M3 रिसेप्टर्स होते हैं, चूँकि स्मूथ मसल में सब पे M3 रिसेप्टर्स होते हैं। देन हमारे पास आता है ऑप्थेल्मोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वो भी आप लोगों ने स्वेट ग्लैंड्स में एट्रोपिन फीवर होता है, वो मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जो सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स हैं उनके ब्लॉकेज की वजह से जो टेम्परेचर होगा बॉडी का ज़्यादा होगा, और बॉडी के टेम्परेचर ज़्यादा होने को हम कहेंगे एट्रोपिन फीवर। फिर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ऑफ मस्करीनिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स में आप लोगों ने जिन बातों का ध्यान रखना है, इसमें यूजेस ही मेंशन होते हैं। ये बेसिकली टीचर्स कहते हैं कि इनको करें, मगर इनको समझने के लिए जो पीछे वाला
वाला मैकेनिज्म होते हैं ना, ये सारे मेंशन होते हैं, बेस वो बना रहे होते हैं। इसमें मैं जल्दी जल्दी गुजारूंगी चूँकि मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया है। उसमें आप लोगों ने देखना है पार्किंसन में पार्क द बेंज है, और ये एसिटाइलकोलिन का सारी इसमें कहानी बतानी है। जब भी आएगी कि एसिटाइलकोलिन जो होती है वो उसकी एक्शन ज़्यादा होने की वजह से ट्रेमर्स होते हैं, तो उनको रिड्यूस करने के लिए हम बाइपेरिडीन देंगे, ट्राईहेक्साफेनिडाइल देंगे, और 20 बेंस्ट्रोबिन दे सकते हैं, प्रोसाइक्लिटीन देंगे। मोशन सिकनेस के लिए आप लोगों ने याद रखना कि स्कोपोलामिन देनी है। बट एडवर्स इफेक्ट्स भी साथ साथ मैं एंड पे मेंशन करती हूँ, ये अगर लिखे भी है ना तो इससे आप लोगों ने डोज आउट नहीं होना, मेरी बातों पे फोकस करना है और साथ साथ इसको एक नज़र देखते जाना है। ऑप्थेल्मोलॉजिक डिसऑर्डर्स में आप लोगों ने देखना है कि साइक्लोपीजिया के साथ अगर आप लोगों को मिड्रियासिस और साइक्लोपीजिया दोनों रिक्वायर्ड हैं तो आप लोगों ने यूज़ करना है। तो कौन सा यूज़ कर सकते हैं हमारे पास, इनमें सबसे अच्छा ट्रोपिकामाइड है, चूँकि 60 मिनट्स तक खाली इफेक्टिव है। 60 मिनट्स तक है, ज़्यादा देर तक नहीं है, तो बंदे को कोई इतना बड़ा पैरालिसिस साइक्लोपीजिया नहीं रहेगा। एट्रोपिन से तो डेज में होता है, स्कोपोलामिन से भी डेज में होता है। साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में आया। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में आप लोगों ने जो नाम मैंने सर्कल किए हैं, इप्राट्रोपियम याद रखना है, टाइट्रोपियम याद रखना है, यूमेक्लिडीनियम याद रखना है, डीनियम